हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस। और जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेकेंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ ही क्या है कि हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और समरी भी है जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की है। तो ये एग्जाम से पहले आप लोग इससे रिवाइज कर लेना अपना सेकेंड यूनिट, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज़ माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो सबसे पहले क्योंकि सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है बिजनेस एथिक्स से, तो एथिक जो है ग्रीक वर्ड एथो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर, कि इसका चरित्र कैसा है। देखो, बिजनेस एथिक्स की जब हम बात करते हैं, जब हम एथिक्स की बात करते हैं जो हमें बताता है कि दिस थिंग इज गुड और दिस थिंग इज बैड, के रिश्वत लेना जो है गलत बात है, ऑनेस्टी जो है डेट इज द गुड थिंग। मॉरल वैल्यूज है जो हमें बताती है कि ये चीज़ डिजायरेबल है, ये चीज़ डिजायरेबल नहीं है, दिस इज द गुड, दिस इज बैड। तो फ्रेडरिक एंड लॉरेंस का मतलब होता है कि जब हम जनरल एथिकल आइडियाज को बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं देन इट बिकम्स द बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स के हम स्टडी करते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। जो भी बिजनेस के एक्शंस होते हैं कि ये दे आर मॉरली गुड और दे आर बैड, right or bad, they're just or unjustified. बिजनेस एथिक्स रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स एंड एथिकल अप्रोच टू बिजनेस, कि जब हम बिजनेस को एथिकल मैनर के अंदर मैनेज करते हैं। तो बिजनेस एथिक्स आर द रूल्स ऑफ द बिजनेस कंडक्ट, जिसके द्वारा हम बिजनेस एक्टिविटीज की डिसेंसी को मेंटेन जज कर सकते हैं कि वो एथिकल है कि अनएथिकल है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस एथिक्स, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि दीज आर दी एथिकल प्रॉब्लम जब हम बिजनेस को रन करते हैं। तो बिजनेस एथिक्स जो होता है वो लेंडरली होता है। बिजनेस एथिक्स कहाँ से डिवेल्प होता है? बिजनेस एथिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है, ये लॉ से ब्रॉडर है। और ये मॉरल और सोशल वैल्यू के ऊपर जो होता है, यहाँ पे होता है कि एथिकल डिसीजन, कि ये जो डिसीजन है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम है, क्या वो एथिकल डिसीजन लेना पसंद करती है कि अनएथिकल, और इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। तो दीज आर दी प्रिंसिपल्स, जस्ट कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, फेयरनेस, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। कंसर्न फॉर अदर्स, हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं और हम पे लोग विश्वास कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं कि यहाँ पे देखो जो कस्टमर्स हैं उनकी हम बेसिकली क्या है कि देखो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करते, साथ कोई चीटिंग नहीं करते। और ये नहीं है कि जो कस्टमर है उनको चीट करके हम प्रॉफिट कमाएं। एक्यूरेसी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, टैक्सेस को रेगुलरली पे करते हैं, अपने अकाउंट्स की हम प्रॉपर ऑडिटिंग करवाते हैं, ना किसी को रिश्वत लेते हैं, ना किसी से रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये आप खुद भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद है एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव है। देखो, अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है पर्सनली होता है, उनको लगता है उसकी नीड्स फुलफिल होती है और वो सोसाइटी के अच्छे के लिए भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसी तरह अपने इमोशनल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है कि उन्होंने जॉब को किया है उसको भी जो है शेयर करते हैं। तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है देखो यहाँ पे बेसिकली जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो लोग काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है वो पॉजिटिव फील करते हैं। उसी तरह दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है मिशन एंड विजन के द्वारा ड्रिवन होती है। मैनेजमेंट फोकस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कंसर्न, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ऑनर, कस्टमर फोकस, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिस्क टेकिंग, पैशन एंड परसिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली इसलिए कि इसके ऊपर फुल फ्लेज जो है लॉन्ग वीडियो डिटेल के अंदर डल चुकी है, तो ये समरी वीडियो है।
उसके बाद आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स। देखो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल वे से कोड ऑफ एथिक्स जो है फ्रेम आउट करती है और वर्कर्स के अंदर जो है एथिकल बिहेवियर को इनकरेज करती है। कोड ऑफ एथिक्स जो है बेसिक और प्राइमरी वैल्यूज को हाईलाइट करता है, एथिकल रूल्स को बताता है और ये जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट होना ज़रूरी है और उसके अंदर सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने अब्यूजिव जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने लेवल पे बात करते हो तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे दूसरों के प्रति हमने कर्टसी शो करनी है, फेयरनेस, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ऑनेस्ट होना है और बिजनेस को जो है लॉ के अंदर जो है मतलब जो बिजनेस है उसको जो भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसको हमने पूरा करना है, लॉफुल मैनर के अंदर जो है काम करना है। इसी तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी है कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करें, कोई भी जो चीज़ है वो हाइड ना करें। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इम्पार्शियल वे से काम करे। एथिक्स कमेटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप की जाती है जो देखती है जो भी रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी फ्रेम आउट की गई हैं उसको फॉलो किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइड भी करती है कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल कल्चर जो है बिल्ड कर सकते हैं। देखो जो एथिक्स कमेटीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ के या एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करती हैं, जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनकी प्रॉपर कंप्लाइंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है और एथिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट होती हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन मैं पहले भी डाल चुकी हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म के अंदर, तो ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसी वजह से आई एम शेयरिंग इट अगेन हियर। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कमिटी इन 99 सजेस्ट मेयर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये जो कमेटी थी इसको बनाया गया ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड्स थे उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो कि फर्स्ट फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिस्टेड कंपनी के लिए था, तो ये मतलब सेबी ने बनाई थी और इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट की गई है। तो इसके दो सेट ऑफ रिकमेंडेशन थी, एक मैंडेटरी थी जो कंपल्सरी थी और दूसरा वॉलंटरी थी। तो मेन मैंडेटरी रिकमेंडेशन थी कि कंपनी शुड हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने हैं तो इसके अंदर 50% एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। और इसी तरह ऑडिट कमेटी जो है क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए और सारे के सारे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और इनमें से एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको फाइनेंशियल और अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सुपरवाइजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए A committee or board of directors for looking shareholders' complaint should be formed separately। और उसी तरह जो एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी उसके अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट भी इंक्लूड होनी चाहिए और यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो कंपनीज की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें और उसी तरह जो भी डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पैकेज दिया जाता है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज होने चाहिए। और नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन के अंदर ये था कि हमें एक अनक्वालिफाइड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, विसल ब्लोअर की पॉलिसी बनानी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो रिमेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अवेलुएट होनी चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं क्लॉज 49 यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर मतलब लॉन्गर वीडियो बन चुकी है तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये जो क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग ऑफ एग्रीमेंट है दैट हैज़ कम इनटू इफेक्ट 31 दिसंबर 2005। तो ये था कि ऑल लिस्टेड कंपनी की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए तो ये जो है कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, शेयर होल्डर के राइट्स ऑफ रोल ऑफ स्टेक होल्डर, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये आप क्लॉज 49 जो है इसकी फुटेज वीडियो देख सकते हो। उसके बाद देखो एथिकल थ्योरीज हैं जो कि हमें डिसीजन मेकिंग फाउंडेशन के लिए जो है ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं।
तो ये व्यू पॉइंट्स रिप्रेजेंट करती है जिसके बेसिस पे व्यक्ति जो है गाइडेंस लेता है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट थ्योरीज जो कि डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल और डिसीजन रूल है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कॉमन सेट ऑफ गोल, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो गोल सेट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसीजन ले सके। इसी तरह हम देखते हैं कि सीएसआर कमेटी जो है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, दैट इज सीएसआर कमेटी मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड टू डिजाइन द सीएसआर पॉलिसी एंड टू मॉनिटर इट्स प्रोग्रेस। ये जो मैंडेटरी है कंपनीज के लिए कि उन्होंने सीएसआर की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है और इतना स्पेसिफाइड परसेंट जो है लोगों की सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करना है। तो सीएसआर कमेटी जो है बनाई जाए, और कंपनी अगर वो सीएसआर की प्रोविजन में आती है तो उसको जो सीएसआर के अंदर ये है कि कमेटी होनी चाहिए, एक कमेटी उसको कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है। और उसी तरह इसके अंदर कम से कम जो है 3 और मोर डायरेक्टर होने चाहिए, और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। और उसी तरह जो अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनीज हैं उनमें 3 हो सकते हैं, बट उनमें ये नेसेसरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। और प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर भी एग्जेम्प्टेड है, उसके अंदर जो है दो दो डायरेक्टर हो सकते हैं। और फॉरेन कंपनी जो है उसको भी ये है कि मिनिमम मतलब 2 ही मतलब 3 डायरेक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। और जो सीएसआर कमेटी का रोल है, तो ये मतलब बोर्ड को डायरेक्ट करती है कि किस तरह की सीएसआर एक्टिविटीज़ करनी है, किस तरह का हमने जो एक्टिविटीज़ है एक्सपेंडिचर उसके ऊपर इनकम करना है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मॉनिटर करती है। एक ऐसा मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट डेवलप करती है जिसके द्वारा सीएसआर प्रोजेक्ट, सीएसआर एक्टिविटी जो है उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोज करती है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन, ये सीएसआर पॉलिसी के बारे में है। देखो यहाँ पे कुछ कंपनी के लिए स्पेसिफाइड है कि उन्होंने अपने जो एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 इयर्स है उसका 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्पेंड करना है। तो वो इन कंपनीज के लिए वो मैंडेटरी है कि जैसे कंपनी की नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या मोर है, एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी टू बी 100 करोड़ और मोर, और उसी तरह उसके या नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ और मोर है, तो इन कंपनीज के लिए जो है मैंडेटरी है। तो सीएसआर पॉलिसी जो है जिसको कंपनी एक्ट का 135 डील करता है, तो रूल 4 के मुताबिक ये पॉइंट कंसिडर होने चाहिए कि कंपनी ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, और वो एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स के अंदर होती है वो सीएसआर की इंक्लूडेड नहीं होती। और यहाँ पे क्या है कि शेल प्रोवाइड फॉर द एक्टिविटी टू बी एग्जीक्यूटेड इंडिया, जो 1 सेक्शन 35 के अंदर कवर है वो इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटेड होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए भी कर सकती हैं, बट ये एक्टिविटीज़ सीएसआर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर उसमें कंसिडर नहीं होगी। तो उसी तरह क्या है कि कितना कंपनी के ऊपर जो लीगली है कि इतना आपने प्रॉफिट खर्चना है, तो वो गाइडलाइंस है कि किस तरह से हमें उस अमाउंट को जो है स्पेंड करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग, और उसी तरह क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ताकि एम्प्लॉय जो है सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर जो है वो मैनेज करते हैं। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट एंड सीएसआर, देखो यहाँ पे क्या है कि ड्यूटी टू कवर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी से ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी, तो यहाँ पे है कि ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वो काम करती है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या एस्पेक्ट है। तो इसके अंदर है कि जो वेस्ट और एमिशन है उसको एलिमिनेट करना, एनर्जी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना, और ऐसी प्रैक्टिसेस कम अडॉप्ट करना जिससे नेचुरल सोर्सेज की वेस्टेज होती है। और इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती है कि कंपनी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो भी ऑपरेशन, प्रोडक्ट और फैसिलिटी है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा इम्पैक्ट ना जाए, और मतलब कोशिश करें कि उसको एलिमिनेट करें और मिनिमाइज करें कि जो भी इसके ऑपरेशन या प्रोसेस है वेस्ट और एमिशन कम से कम हो, और इसी तरह एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करें, और ऐसी प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज करें जो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स डालती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। कोशिश होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको सफ़र ना करना पड़े।